हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। आज फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ हम वापस लौटे हैं। जो चैप्टर 5 का टॉपिक है अगला, जो खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ठीक है, आप पेज नंबर 47 खोल सकते हैं अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो। ठीक है, तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। यहाँ पे जो बुक है टेक्स्ट बुक में, उसमें कुछ चित्र डाले गए हैं जिनमें आपको देखने के लिए कहा जाता है। ये एक तरह के शिलाखंड थे। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। आप नाम से जाने जाते हैं। ये शिलाखंड के नाम से जाने जाते थे, महापाषाण के नाम से। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था उन जगहों पे इन पत्थरों को या फिर इन पाषाणों को, महापाषाणों को बहुत ही तरीके से लगाया जाता था, बहुत ही सजावट के थ्रू लगाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई है। महापाषाण की जो कब्रें बनती थी वो अराउंड आपकी 3000 साल पहले, आज से अराउंड आप बोल सकते हैं 1000 BC के आसपास। ठीक है, यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जनरली कहाँ पे प्रचलित थी? ये जो महापाषाण के द्वारा कब्रें जो बनती थी वो जनरली दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। ठीक है, आप दूसरा मानचित्र देखेंगे तो उसमें भी आपको महापाषाण जो है पुरास्थल मिलेंगे। महापाषाण ज़मीन के ऊपर ही दिख जाते थे कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर भी होते हैं। कुछ महापाषाण क्या है कि ज़मीन के भीतर भी मिलते हैं। ठीक है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। बहुत बार क्या हुआ है कि जो आर्कियोलॉजिकल पर्सन थे उन्हें जो कुछ पत्थर मिले हैं वो गोलाकार टाइप के सजाए हुए मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला और कुछ क्या है कि कई बार अकेला सिंगल जो है पत्थर मिले हैं। यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन सभी जितना भी कब्र होते थे इनमें एक क्या कॉमन चीज़ था कि जितना भी मृतक थे, जो भी लाश होती होंगी, उनके पास से जो है खास किस्म का स्पेशल टाइप का मिट्टी के बर्तन से दफनाया जाता था उनके आसपास, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। जनरली ब्लैक और रेड कलर के वो होते थे मिट्टी, और उनके नाम से इनको जाना जाता था। इनका जो नाम था वो ब्लैक एंड रेड वेयर। इंपॉर्टेंट है, आप अगर क्लास 6 के स्टूडेंट हैं आप इसको नोट कर सकते हैं। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। इनके साथ साथ क्या क्या मिले हैं? हथियार मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल मिले हैं, सामान और पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं इनके साथ। आगे हम लोग चलते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, ये हमें ये बताता है कि जो लोग वहाँ पे समाज में थे, उस समाज में, उस टाइम के समाज में, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। जनरली पुरातत्वविद ये मानते हैं, आर्कियोलॉजिकल बेसिक है कि आप ये चीज़ अनुमान से लगा सकते हैं कि जो भी चीज़ें मिली होंगी उनके कंकाल के पास से, या तो उन्हीं की होंगी या फिर उनकी इच्छा अनुसार उनके द्वारा रखी गई होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक कब्र के हिसाब से एक कब्र के कंपैरिजन में वहाँ पे आपको ज़्यादा सामान मिलता है। ठीक है, यहाँ एक और मानचित्र आपको देखने को कहा जा रहा है। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 14 बताया जा रहा है। ब्रह्मगिरी को खोजो। ब्रह्मगिरी को खोजने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि एक इंसान के जो व्यक्ति के कब्र में ब्रह्मगिरी में, ठीक है, वहाँ पे जो है एक इंसान की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। मनके आप एक तरह के बोल सकते हैं मोहर या फिर ये इस तरह की चीज़ें। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए हैं और कुछ कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ जो है आप एक 33 सोने के मनके और शंख और एक हो गया मिट्टी के बर्तन, दोनों जो है आप डिफरेंस पता चल सकता है कि सोसाइटी में क्या डिफरेंस रहा होगा, समाज में उस टाइम पे क्या डिफरेंस रहा होगा इन लोगों के बीच में। कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। तो यहाँ पे आप बेसिकली समझ सकते हैं कि कुछ लोग गरीब थे, अमीर थे, कुछ कुछ सरदार थे, मुखिया बोल सकते हैं, या फिर कुछ जो उनको फॉलो करने वाले लोग होते होंगे। अगला टॉपिक है हमारा, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कुछ कब्र बने हुए हैं या फिर जो कब्रें थी या कुछ स्पेशल फैमिलीज़ के लिए ही सिर्फ थी। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कभी कभी क्या हुआ है कि महापाषाण में सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग ज़्यादा कंकाल मिले हैं। ये वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। ठीक है, ये हमें ये चीज़ बताता है कि एक ही जगह पे अलग अलग टाइम पे जो है लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्ट होल जो होता था उसके थ्रू क्या होता है, बाद में मरने वाले जो लोग होते थे उनको उस रास्ते के थ्रू जो है कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। और ऐसे स्थान पर क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ से हम पता करेंगे कि कैसे हमको जाना है, किस पॉइंट पे हमको करना है, कब्र में डालना है। तो वो हो गया आपका गोलाकार लगाए गए पत्थर जो है एक सिंबल का काम करते थे या सिग्नल का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। जहाँ पे क्या होता था कि लोग जो है दोबारा किसी शव को दफनाने के लिए आ सकते थे। अगला है एक
और आपको मानचित्र देखना होगा। इसका अगला जो टॉपिक है, इनाम गाँव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। एक और स्पेशल आदमी है जिसकी कब्र के बारे में बताया जा रहा है, जो कि इनाम गाँव में बताया जा रहा है। मानचित्र 2 में आप फिर खोल लीजिए, पृष्ठ नंबर 14, इनाम गाँव को खोजिए। ठीक है, यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। भीमा नदी जो है उसकी एक सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे पर एक जगह है जिसका नाम है इनाम गाँव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इस जगह पर क्या था कि 3600 से 2700 साल पहले लोग जो है रहा करते होंगे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वयस्क लोग होते थे, एडल्ट जो होते थे, ठीक है, उनको क्या, गड्ढा जो होता था, कब्र का जो गड्ढा होता है, उसमें सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, जो सिर होता था, उनका हेड होता था, वो नॉर्थ की साइड होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया गया था। ठीक है, कई बार क्या होता था कि उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। और ऐसे बर्तन भी उनके पास रखे जाते थे जिनमें खाना पानी ये सब हो, उनके शवों के पास, उनके लाश के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बाद एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। एक आदमी जो था, जो एक विशिष्ट व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है, वो 5 कमरे वाले एक मकान में, आंगन में, ठीक है, और 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। संदूक आपका हो गया जो बॉक्स हो गया, ठीक है, कॉफिन आप बोल सकते हैं। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, और ये बस्ती के बीचों बीच में बसा हुआ था, और जितने भी गांव में सबसे बड़े घर होंगे उन सब में सबसे बड़ा था। ठीक है, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। इस घर का स्पेशलिटी क्या था कि इसका जो है एक अनाज का गोदाम भी था, और जो 100 था, लास्ट जो था डेड बॉडी, उसका जो पैर जो था वो मुड़ा हुआ था। ठीक है, एक टॉपिक यहाँ डाला गया है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। ठीक है, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। आप जनरली पता कर सकते हैं कि कोई शव जो है किसी बच्चे का है या फिर किसी बड़े आदमी का, उसके कंकाल के अनुसार। ठीक है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। लेकिन आप अगर एक लड़के वाले, मतलब बच्चे और एक बच्ची के कंकाल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जिसके थ्रू आप ये पता लगाने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? अब ये चीज़ हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि किसी मेल का या फीमेल का कंकाल है, ये चीज़ कैसे होता था? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ लगाते हैं। क्या होता है कभी कभी कि जो सामान मिलते हैं कंकालों के साथ, उन कंकालों के साथ, उसके आधार पर जो है इसका अंदाज़ लगाते हैं लोग कि वो मेल थे या फिर फीमेल थे, जो लाश है, किसकी बॉडी है। उदाहरण के लिए कि यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। क्या होता है कि अगर कंकाल के साथ अगर गहने मिले हुए हैं कई बार, तो उसे क्या माना जाता है, महिला का कंकाल। ठीक है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब जनरली डिफ़िकल्टी कहाँ होता था कि ऐसे आभूषण जो है कभी कभी जो है पुरुष भी पहनते थे, अक्सर पुरुष पहनते थे। तो इस चीज़ से इसका जो है अनुमान लगाना सही एक तरीके से बेहतर नहीं होता है साबित। कंकाल का लिंग पहचानने के बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हों पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। अब कंकाल का जो लिंग पहचानने के लिए, जो सेक्स है आपका पहचानने के लिए, उसका जो हड्डी होता है, ठीक है, उसकी जांच की जाती थी। महिलाएं जो होती थी, क्या होता है, बच्चों को जन्म देती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, उनके जो कूल्हे होते थे, जो बैक साइड का एरिया होता था, हड्डी जो होती है वो बड़ी होती थी पुरुषों से ज़्यादा। ठीक है, और ये चीज़ जो है एक बेनिफिशियल तरीका यूज़ किया गया। लेकिन अगर कोई यंग एज में मर गया, जिसकी कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उसमें पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम का प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। ठीक है, आप इनका नाम सुने हुए होंगे। आज से अराउंड 2000 साल पहले चरक नाम के वैद्य आप समझ सकते हैं, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए तो बेहतर होगा। तो चिकित्सा शास्त्र पर एक किताब लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। उनका कहना था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ आप समझ रहे हैं होती हैं, और अभी जो मॉडर्न साइंस मानता है हमारा, वो कितना मानता है, 206 हड्डियाँ मानता है। और इस कंपैरिजन में जो चरक संहिता में बताया गया है वो 360 हड्डियाँ बहुत ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों को जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। और इस चीज़ का ये अनुमान लगाया गया, चरक ने अपनी जो हड्डियों की संख्या बताई है वो दांतों की गिनतियों को भी जोड़कर और हड्डियों के जोड़ हो गए और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई गई है। ठीक है, अब एक और टॉपिक है कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे। ठीक है, इनाम गांव में पुरातत्व देखो, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। वहाँ पे क्या क्या मिले हैं, क्या क्या अनाज के अवशेष मिले हैं, तो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, और कुछ हड्डियों पर जो है काटने के निशान से पता चल जाता है कि इन्हें इंसानों ने या फिर मनुष्यों ने खाया होगा। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ठीक है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। इन तरह के जो है लोग जो है सामान एकत्र करते थे।
ठीक है। अब एक अन्यत्र में दिया हुआ है, आप चित्र देख सकते हैं। एटलस में चीन को देखें। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। आप एटलस में चीन को देखिएगा तो लगभग 3500 साल पहले आज से यहाँ की जो लेखन कला थी, ठीक है, लिखने की जो कला थी, वो बहुत सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं हमें उनसे। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये इसका स्पेशलिटी क्या था कि ये जानवर के जो हड्डी होते थे उन पे लिखा जाता था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ भी कहा जाता था, ठीक है। अ, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन हड्डियों को का क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता है, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ, फ्यूचर टेलिंग बोन्स, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं और उस टाइम पे ये मान्यता रही गई होगी कि ये जो है फ्यूचर को हमें बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या करते थे राजा लोग कि जो लिपिकार होते थे उनसे इन हड्डियों पर प्रश्न लिखवाते थे, क्वेश्चंस लिखवाते थे, जैसे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, जो बैटल होगा वो जीते होंगी? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उनके पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। उसके बाद क्या किया जाता था कि लिखने के बाद, सवाल लिखने के बाद इन हड्डियों को आग में डाला जाता था, जहाँ इन्हें में गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। गर्मी की वजह से क्या होता था कि हॉटनेस की वजह से ये चटक जाती थी। हाँ, भविष्यता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जो भविष्यवक्ता होते थे, फ्यूचर टेलर्स आप बोल सकते हैं, एक तरह से एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमी करने वाले लोग, वो इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे, ये भविष्यवक्ता कभी-कभी गलती भी करते थे और ऑब्वियस सी बात है कि अभी जो साइंस है, मॉडर्न जो दुनिया चल रही है उसमें ये सबको उतनी मान्यता नहीं दी जाती है। कहीं-कहीं पे अभी चलता है, पर उस टाइम पे जो है गलतियाँ होती थी और अभी भी बहुत होती हैं। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े-बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि वे जो थे, ये जो हम चीन की जो परंपरा जान रहे हैं, अभी फ़िलहाल चीन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये जो अन्यत्र में हम देख रहे हैं, वे जो है लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं थे, वो लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे करना। ये लोग जो है बेशुमार दौलत इकट्ठा कर लिए हुए थे, राजा जो थे महल में रहते थे अपने, और काँसे के बर्तन यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो चैप्टर हो गया हमारा खत्म हो गया, चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे। और अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट में बताएँ। थैंक यू। गुड नाइट।